हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके 11th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, भारत के संविधान में अधिकार। फर्स्ट चैप्टर हमने आपको बता दिया था संविधान के बारे में। अब हम उसके बारे में थोड़ा और आगे एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। मीन्स हमने उस पिछले चैप्टर में संविधान और उसके अंतर्गत मिलने वाले नागरिक अधिकारों की बात की थी। तो आज हम उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन जानेंगे उसका कि हमारे संविधान में हमें किस तरह के अधिकार दिए गए। स्पेशली हमने बात की थी मौलिक अधिकारों की, तो इस चैप्टर में हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार, इससे जब ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमें ये सोचते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या, क्योंकि राइट्स तो बहुत तरह के होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, हमारे सिटीजनशिप राइट्स होते हैं, और ये जो मौलिक अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। लाइक हमारे पॉलिटिकल राइट हैं, हम वोट दे सकते हैं, और सोशल हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं। बट मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नागरिकों को प्रदान किया गया एक ऐसा अधिकार है, इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं, कई सारे पार्ट्स हैं इसके। ये एक ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत के सभी नागरिकों को शांति और सम्मान के साथ जीवन यापन करने की स्वतंत्रता देता है और उनको अच्छे जीवन के लिए एक अच्छा माहौल देता है। ठीक है। अधिकारों में विकास लंबे समय, मतलब अधिकारों में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, इसमें विकास होता है, इसमें बहुत सारा समय लगता है। एंड बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद अब बहुत सारे इसमें संशोधन भी किए गए हैं समय के साथ। तो हमारे मौलिक अधिकार इस तरह से डेवलप हुए हैं। चलिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यानी जो हमारे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, परंतु बाद में इसकी संख्या 6 हो गई। तो अब हमारा जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। पहले इसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, जिसको 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। मैंने आपको बताया ही था हमारा संविधान जो है फ्लेक्सिबल है, इसमें समय के साथ साथ बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार जनमत पर, मतलब कि सर्वसम्मति से इसमें संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया था। संविधान के भाग 3 में शामिल जो हमारे मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में आते हैं। ठीक है, और जो हमारे मौलिक अधिकार है, मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से प्रेरित होके और उसका कॉम्बिनेशन है। तो अमेरिका का जो संविधान है उससे हमने मौलिक अधिकारों का जो पार्ट है वो हमने वहाँ से ऑप्ट किया था, वहाँ से हमने लिया था। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित संविधान प्राप्त हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो अधिकार है, यानी हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हमारे संविधान के अंदर समानता के अधिकार को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स में हमें कई तरह की समानताएं, यानी कि बहुत सारी इक्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में हमें स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संविधान देता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी के साथ किसी भी तरह का अत्याचार अन्याय होता है उस पे किसी नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त है, ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी, अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ सो दैट आपको पॉइंट्स पे ये सारे राइट्स याद हों, क्योंकि मेनली आपको कोई पूछेगा कि कितने राइट्स आपको याद होने चाहिए। 6 राइट्स हैं एंड ये राइट्स हैं हमारे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब इस तरह से आपको सारे अधिकार याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसको एक्सप्लेन किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मीन्स सबको अपने कल्चर को इस्टेब्लिश करना या अपने कल्चर को मेंटेन करना, इससे रिगार्डिंग जो भी उसके राइट्स हैं वो यहाँ पे सिक्योर है। एंड एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार है हमारे देश में। तो इसमें इस वाले जो पोर्शन है 29 to 30 के बीच में इसे एक्सप्लेन किया गया है। देन एक गैप आया है एंड देन आर्टिकल 32 संवैधानिक
अधिकार मीन्स इसमें ये जो अधिकार है इसमें हमारे ये एक्सप्लेन किया गया है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपने संविधान में जो भी हमें अधिकार है उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट समानता का अधिकार, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसके सारे आर्टिकल्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार मिला है, मतलब कि हमें हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के सामने इक्वल है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाता है और उनको एक समान ढंग से लागू करता है, मतलब इस देश में सबके लिए एक समान कानूनों का निर्माण होगा, यह आर्टिकल 14 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15, इस पर तो एक मूवी भी आई थी, तो आपको चीज़ों को रिलेट करके आर्टिकल 15 को समझने में आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, इट मीन्स कास्ट, क्लास, रेस एंड कल्चर एंड रिलीजन के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो स्टेट है उसमें सभी को इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, किसी के भी बर्थ प्लेस या किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तू छोटा है, तू बड़ा है, आप ऐसे हो, आप लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, सबको इक्वालिटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा जो भी हमारा जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। ये लोगों ने धारणाएं बनाई हैं, ऊंच नीच, जात पात, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार हैं, क्योंकि भगवान ने भी जब सबको पैदा किया था तो किसी की कास्ट डिसाइड नहीं की थी, भगवान ने इंसान बनाए थे, जाति नहीं बनाई थी। जाति यह मानव समाज के दिमाग की उपज है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, एंड बिकॉज मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानती, ना ही इस आधार पर मैं किसी से भी किसी तरह का भेदभाव करती हूँ। मेरे लिए सभी एक समान है। सो आई होप आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम सभी को हमारे देश के संविधान की इज्जत करनी चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, किसी के साथ अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको हर जगह इक्वालिटी दी जाएगी। अब बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा जो अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी थोड़ा सा। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर की समानता होगी, मीन्स सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपवाद क्या है इसमें? एक इसमें छोटा सा चेंज ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग SC ST और OBC को स्पेशल दर्जा मिला है, इनको जो है कोटा मिला है, इनको रिजर्वेशंस मिले हैं कुछ चीज़ों को लेके। आपको भी पता है जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी मिली हमें, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ग थे जो जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो उनको सबके समान लाने के लिए और उनको हर तरह की सुविधाएं और सब चीज़ें प्रदान हो, सब चीज़ें मिलें, उसके लिए हमारे संविधान में उनके लिए स्पेशल उनको अटेंशन दिया गया और उनके लिए रिजर्वेशंस ऑप्ट की गई। ठीक है, अब मंडल कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे रिजर्वेशंस के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा बहुत समझ लें, ये बहुत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो लॉन्ग हो। ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत ही लेंथी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको राइट्स बताऊंगी, ड्यूटीज़ बताऊंगी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताऊंगी, तो शायद चैप्टर लेंथी हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको शॉर्ट में निपटाऊँ ताकि आपको आगे चीज़ें समझ में आए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्य का अंत। अस्पृश्यता मीन्स अनटचेबिलिटी। पहले बहुत लोग भेदभाव करते थे, लाइक ये छोटी कास्ट का है, इनको नहीं छूना है, इनको अपने बर्तन में पानी नहीं पीने देना है, मतलब इस तरह की जो लोगों के मन में धारणाएं होती हैं, हमारे आर्टिकल 17 में इस चीज़ को एक दंडनीय अपराध बताया गया है। अगर कोई भी इस चीज़ का पालन करता है, कोई भी ये चीज़ ऑप्ट करता है और अगर कानून की नज़र में आता है तो वह अपराधी है। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह एक बहुत बड़ा क्राइम है।
सो इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारा जो संविधान है इसको हर तरह से बाधित करता है। अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मीन्स अगर किसी को भी कोई ऑनर मिलना हो तो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनसे उनको परमिशन होगी तभी कर सकते हैं, अदरवाइज वो कहीं से उपाधि नहीं ले सकते। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ऑब्वियसली लोकतंत्र है, आज़ादी तो मिलेगी ही। सारी जो बैटल थी, सारी लड़ाई थी, आज़ादी के लिए ही थी। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका किन आर्टिकल्स के बीच में आता है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है। आर्टिकल 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मतलब फ्रीडम्स भी बहुत तरह की होती हैं। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो आप प्लीज़ अपने माइंड में ये मत लगाइएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें फ्रीडम दी। आपकी फ्रीडम तभी तक वैलिड है जब तक आप अपनी फ्रीडम का यूज़ करके सामने वाले की फ्रीडम को हार्म नहीं करते हैं। मीन्स एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मैं हमेशा राइट टू फ्रीडम को समझने के लिए यूज़ करती हूँ। आपको राइट है कि आप फुल वॉल्यूम में गाना सुन सकते हैं, दिस इज़ योर राइट। आप एक रूम में अपने एक पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ रह रहे हैं और आपको हमारा संविधान पूरा अधिकार देता है कि आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको गाना सुनने का मन है, तेज़ आवाज़ में आप सुन रहे हैं, बट आपके साथ में जो रूम में आपका रूममेट है उसको भी तो फ्रीडम है, वो जो करना चाहता है कर सकता है। उसे नहीं सुनना होगा गाना तो वो उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हो तो क्या हो सकता है, बैलेंस। मीन्स फ्रीडम में बैलेंस भी होना चाहिए। तो आप दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ तुम्हारी फ्रीडम है, तुम गाना सुनना चाहते हो तुम सुन सकते हो, मेरी फ्रीडम है मुझे नहीं लाउड म्यूजिक चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, आप अपना म्यूजिक थोड़ा लो कर लो और वो थोड़ा सा म्यूजिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चाहता है कि सबके बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो। ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 19 जो आर्टिकल है उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। बोलने की स्वतंत्रता मीन्स भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आजकल हर कोई धरना प्रदर्शन करता है, सबको स्वतंत्रता है, धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बट आपको शांतिपूर्ण ढंग से करना है, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप अपना कोई भी यूनियन क्रिएट कर सकते हैं, अपना यूनियन बना सकते हैं, हमारा संविधान आपको इसका अधिकार देता है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मीन्स आप अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं। आप भी देखते हैं पढ़ने के लिए लोग बहुत सारे अलग स्टेट से दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पूना जाते हैं और बिजनेस और अपने काम के लिए भी, रोज़गार के लिए भी इधर आते जाते रहते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता हमारा देश देता है, यानी हमारा संविधान देता है। बट हमारा एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, सब जानते हैं और बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा ये मैटर है, जम्मू कश्मीर। वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। हमारा जो भी पहले जो भी रूल था, अमेंडमेंट जो भी हुआ है अभी इंसिडेंट, उसके पहले एक रिस्ट्रिक्शन हमारे पास है कि वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ठीक है। नेक्स्ट है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बचने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर आप बच सकते हैं। मैंने बताया है अपवाद है जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। और बाद में मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको इसका एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो जम्मू कश्मीर के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपको जो भी डिमांड्स होंगी आपके, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोज़ बना दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टॉपिक पर स्पेशली अलग से ब्रीफ में जानना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाऊँ। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को निकाला गया है, बट कहीं ना कहीं जो एक लिमिटेड प्रॉपर्टी रखने की फ्रीडम है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति
व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, मतलब कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड एक अलग सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो मीडिया है उसको भी फ्रीडम है। आर्टिकल 19A, ठीक है, 19A में ही बताया गया है कि लोग बोलने की स्वतंत्रता, हमारी मीडिया फ्री है। वह हमारी जो मीडिया हमारी शासन प्रणाली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मीडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करती है, क्रिटिसाइज भी करती है। सो मीडिया एक कहते हैं एक थर्ड आई हो सकती है हमारी गवर्नमेंट का, या किसी भी गवर्नमेंट में मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अगर वो अपने काम को एक सही ढंग से करते हैं। बिकॉज उनका क्रिटिसिज्म एक फेयर बेसिस पे होना चाहिए, सही को सही बताना, गलत को गलत बताना और सही गलत का अंतर जनता के सामने लाना। क्योंकि एक मीडिया ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हर कोई अपने देश में हो रही एक्टिविटीज़ को जान पाता है। तो अगर मीडिया इसको गलत तरह से रिप्रेजेंट करेगी, गलत तरह से दिखाएगी, तो वो चीज़ हमारे ही बेनिफिट के लिए नहीं है, इसका लॉस हमें ही होगा। मीडिया को भी फ्रीडम है, फुल फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। इट डजंट मीन दे विल इसको उसका गलत यूज़ करेंगे, ओके, मिसयूज़ नहीं कर सकते वो इसका। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है, मतलब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ABCD। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दिया जाएगा। ये तो आपने कई सारे मूवीज़ में भी डायलॉग सुना होगा और ये बहुत ही कॉमन है कि एक मर्डर किया है उसके लिए एक ही बार हमें सज़ा दी जाएगी, एक मर्डर के लिए 2 बार तो हमें फांसी नहीं दिया जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून। मींस जिस टाइम पे क्राइम हुआ था उस टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी भी दोषी को सज़ा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी किसी को ज़बरदस्ती गवाही देने के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मीन्स सबको अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसको अपनी तरह से जीने का अधिकार है। जो भी लोग 18 ईयर्स से अबव हैं उनको फुल फ्रीडम है, वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हैं और अपने डिसीजंस को खुद चूज़ कर सकते हैं। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है, इसकी फुल फ्रीडम उनके पास है। इट डजंट मीन वो इसका गलत इस्तेमाल करे। आप किसी की एडवाइस को भी फॉलो ना करें। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स, टीचर्स अगर आपको कोई एडवाइस कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपकी भलाई के लिए आपको कुछ बता रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को भी सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। अगर आपको सही लगता है तो आप उसे फॉलो करें। आर्टिकल 21A मीन्स आर्टिकल 21 क, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। हमारे जो भी आर्टिकल है इसमें एक संशोधन हुआ था। अगर किसी भी आर्टिकल में कोई संशोधन होता है तो ABCD या क ख ग करके उसमें ऐड ऑन किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल्स तो चेंज नहीं कर सकते तो उसमें नंबर्स ऐड कर देते हैं। लाइक होता है ना, आंसर्स बनाते हैं तो फर्स्ट का पार्ट 1 2 3, तो वैसे ही पार्ट्स बन जाते हैं। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बेसिक एजुकेशन जो है वो अनिवार्य है। हमारे संविधान ने ऐसा एक संविधान में एक ऐसा पार्ट ऐड ऑन किया हुआ है, तो सबको बेसिक एजुकेशन पाने का राइट है। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। मीन्स अगर किसी को गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया है उसको 3 तरह की फ्रीडम्स मिली हुई हैं। हिरासत में लाने का कारण बताना होगा, मतलब उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है उसका रीज़न पता होना चाहिए। ऑब्वियसली अब किसी को बिना किसी वैलिड रीज़न के किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। मीन्स उसको उसकी जो भी सेशंस होते हैं वो स्टार्ट कराने होते हैं विद इन 24 आवर्स।
उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मीन्स उसको ये फ्रीडम हमारी लॉ देता है, अगर किसी के ऊपर कोई केस फाइल है या उसे अरेस्ट किया गया है तो उसे इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपने पसंद का लॉयर चूज़ कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मीन्स अगर किसी के साथ किसी तरह का अत्याचार होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो इसके अगेंस्ट उसको अपनी वॉइस रेज कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको फुल फ्रीडम एंड फुल राइट्स दिए हुए हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मीन्स अगर किसी के साथ फिजिकल कोई भी हरासमेंट होता है या किसी भी तरह का लाइक लेबर, चाइल्ड लेबर वगैरह होता है, तो इस सब को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इस तरह का कोई भी अन्य ज़बरदस्ती से कराया गया काम है वह कानूनन अपराध है। ठीक है। जो भी इसका उल्लंघन करता है उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए ये है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मीन्स लाइक हमने बता दिया कि सबको फ्रीडम है एंड किसी के साथ किसी तरह का कुछ वो नहीं होगा, बट कई बार सिचुएशन क्रिटिकल होती है। अगर वॉर वगैरह की सिचुएशन आती है तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई ये बोल के और ये कह के नहीं बच सकता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, अपने हम राइट्स ले सकते हैं। और इतना तो बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उनको पता है कि क्या करना है। ठीक है। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, ठीक है, या अन्य किसी भी जोखिम भरे सेक्टर्स में काम पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, आपको पता है कितने कोमल, कितने मासूम होते हैं, उनकी जो बेसिक जो नेचर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जिस माहौल में रहेंगे, जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे एंड उन पे इसका गलत असर पड़ सकता है। ये सोशल एस्पेक्ट हो गया। बट फिज़िकली भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो सकते हैं, फिज़िकल डिसऑर्डर्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, तो उनकी हेल्थ पे गलत असर पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे लाइक हैवी रेज वगैरह होती है जिनसे उनकी आइज़ वगैरह पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को इफ़ेक्ट करती है एंड चाइल्ड लेबर जो है ये टोटली रॉन्ग है। बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगी, तो वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एंड जो बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, दे आर फ्यूचर, वो फ्यूचर है कंट्री का। अगर उनको बेसिक एजुकेशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक गलत असर पड़ेगा, और जो कि अच्छा नहीं है, ना उनके लिए अच्छा है ना कंट्री के लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और हमारा संविधान हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता है कि किसी के साथ इस तरह का, किसी भी तरह का अत्याचार ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मैटर है। आप लोगों को भी पता है आजकल धर्म के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मीडिया में भी बहुत डिबेट्स होती हैं, फाइट्स होती हैं, आर्गुमेंट्स होती हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और इन लोगों को लेके ज़्यादा फाइट्स हैं। वैसे फाइट्स तो हर किसी रिलीजन को लेके हैं, बट ज़्यादा डिबेट्स होती हैं हिंदू और मुस्लिम्स को लेके। बट आपको भी पता है यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको मैं अच्छे बताऊंगी, आप उनको भी ध्यान में रख सकते हैं और सुनिएगा, आपको समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे इंडिया कितनी डाइवर्स है, इतनी कितनी तरह की विभिन्नताएं हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अपने बेसिक जो आपका डेली रूटीन में आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, नमाज कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी प्रेयर्स कर सकते हैं, गुरबानी से, मतलब आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़, अपना मीडियम ऑफ, जो आपका मीडियम है, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को या गुरु जी को, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उनकी आराधना कर सकते हैं। ठीक है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मीन्स लाइक होता है ना, आप लोग की निकलती हैं रथ यात्राएं, निकलती हैं दुर्गा पूजा जो होती है उसके आप देखते हैं पंडाल लगते हैं, गणेश चतुर्थी पंडाल लगते हैं, ठीक है। या फिर क्रिश्चियंस के भी होते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स, मुस्लिम्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने धर्म के लिए जो भी लाइक रैलियां होती हैं वो भी निकाल सकते हैं, इसकी फ्रीडम आपको मिली हुई है, ठीक है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने की स्वतंत्रता है, मतलब वो अपने धर्म की स्थापना कर सकते हैं। विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन भी कर सकते हैं, स्वामित्व व प्रशासन का भी अधिकार रख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आर्टिकल 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा लाइक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संपदा की उन्नति या पोषण में व्यय के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। मीन्स अगर कोई नहीं करना चाहता, फालतू में कोई उनसे डोनेशंस वगैरह नहीं ले सकता है, ठीक है, स्पेशली किसी रिलीजियस मैटर पे। अनुच्छेद 28, राज्य विधि के पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। एंड ऐसे शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को अधिक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए किसी भी धर्मोपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिगार्डिंग कोई भी अरेंजमेंट्स या किसी भी तरह का कोई भी सम्मेलन होता है और कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। एंड स्कूल्स वगैरह में इस तरह का चीज़ें नहीं होंगी। आप भी जानते हैं जो हमारे स्कूल्स होते हैं वो हमारा एक बेस होता है, वो हमारी नींव होती हैं। एंड स्कूल्स में भी क्या है, हमारे ड्रेस कोड लाइक ऐसा नहीं है आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। यूनिफॉर्म, स्कूल्स में यूनिफॉर्म का एक बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यूनिफॉर्म सबकी एक समान होती है, एक जैसी होती है, सबको एक तरह से पहनने का उसका वे होता है। ये बताता है कि स्कूल में हर कोई एक समान है, अमीर हो गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म का पालन करता हो, छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में टीचर्स के लिए हर बच्चा एक बराबर है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सब यहाँ पढ़ने आते हैं और किसी पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए स्कूल्स में ये रिस्ट्रिक्टेड है कि किसी भी धर्म को लेके कोई भी सभा आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। इसको लेके बहुत डिबेट भी हुआ था कि स्कूल्स में जो प्रेयर्स होती हैं वो किसी ना किसी धर्म के लिए होती हैं। बट आपको भी पता है क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियन प्रेयर्स होती हैं, जनरल स्कूल्स में नॉर्मल प्रेयर्स होती हैं, वंदे मातरम होता है, जनगण मन होता है, और भी बहुत सारी प्रेयर्स होते हैं। उसमें कई बार भगवान के भी नाम आते हैं। इट डजंट मीन कि वो किसी पर्टिकुलरली धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसकी जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही लाइक अच्छा एग्जाम्पल एक प्रेयर है जो ऑलमोस्ट आप सब ने बचपन में गाई होगी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। मीन्स भगवान एक है, उसके नाम अलग हैं, ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन ये हमारे दिमाग की उपज है, हमारा स्ट्रक्चर नहीं बताता है, हमारे स्कूलों में भेदभाव नहीं सिखाया जाता है, हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों की धारणाएं ऐसी हैं या कुछ लोगों की सोच ऐसी है जो भेदभाव फैलाती है। हमें इसमें नहीं उलझना चाहिए और हमें सबको एकजुट होकर एक साथ रह के काम करना चाहिए, मिलजुल के एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। हम सभी का एक ही धर्म है, हम सब भारतीय हैं, हम भारत देश के नागरिक, और हमारा जो धर्म है वो भारतीयता है, नेशनैलिटी हमारा धर्म है। हमें अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होना चाहिए और हम सबका धर्म एक ही है और हम सबका रिलीजन एक ही है। ह्यूमैनिटी हमारा रिलीजन है, इंसानियत हमारा धर्म है। हम भारत के नागरिक हैं और भारत के लिए सभी नागरिक एक समान हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो वह सब एक बराबर हैं।
हमारा जो कंट्री का बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पे आधारित है और हम सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। आई नो मैंने इसको थोड़ा लंबा खींच दिया, इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में बताने की कोशिश की, बट आपको भी पता है कहीं ना कहीं राइट्स को मिसलीड किया जाता है और लोग गलत तरह से चीज़ों को समझते हैं और उसका गलत तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं। एंड समटाइम्स हमारा जो मीडिया भी इसको बहुत गलत तरह से रिप्रेजेंट करता है, लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं। सो आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, सो आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। मीन्स कोई भी अपनी जो लैंग्वेज है और उसको फॉलो कर सकता है, अब अपनी बोली बोलना चाहता है, अपनी लैंग्वेज, अपनी राइटिंग्स को, अपनी जो मदर टंग होती है उसको ऑप्ट करना चाहता है, उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उसको आने जाने से रोका नहीं जाएगा। एवरीवन इज़ इक्वल, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए होता है ना कि अलग अलग हमारे, आपको पता है भाषाई आधार पे हमारे देश में राज्य हैं, मराठी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी। अब भोजपुरी तो अभी आपको भी पता है भाषा का दर्जा नहीं मिला है, वो एक बोली है, पर भोजपुरी बोलने वाले भी बहुत लोग हैं, ठीक है। तो किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक एग्जाम्पल है, आई नो ये भी एक मैं बहुत कंट्रोवर्शियल से कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, बट समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा लोग बिहार के लोगों को बिहारी वर्ड यूज़ करते हैं और वो एक गाली की तरह से यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है। लोग होता है ना, कोई अगर कोई गलत करता है, कुछ उनके लिए सही नहीं लगता या थोड़ा गलत लगता है, उनको बोलते हैं क्या बिहारी वाली हरकत है। तो ये चीज़ें है ना, लोग इस तरह से किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं करता। हमारा संविधान इस तरह कि आपको किसी भी तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता जिसमें आप किसी के लिए गलत वर्ड यूज़ करें। अगर कोई बिहार को बिलोंग करता है, इट डजंट मीन कि वो एक गाली है। आपको पता होना चाहिए उस जगह से बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स पढ़ के आते हैं और बहुत सारे एजुकेशनल, बहुत सारे पढ़े लिखे और अच्छे पोजीशन वाले लोग बिहार को बिलोंग करते हैं। सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा जो एजुकेशन का एक सबसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में लोग अभी इतना नहीं जान पाए हैं, या बहुत लोगों ने कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत जाना होगा, और किसी के अगर स्पेशल इंटरेस्ट होता है तो उसने इसके बारे में गूगल भी किया होगा। तो उसकी जो रूट्स हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय, वो बिहार में ही है। सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट, हम किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मीन्स किसी भी से भी कास्ट की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दे आर फ्री। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है या मौलिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो हमारे जो संविधान निर्माता थे, यानी जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने जो ये मौलिक अधिकार है, यानी जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, इसको हमारी संविधान की आत्मा कहा था। मीन्स सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की ये आत्मा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों है बताना चाहूँगी मैं आपको। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। मीन्स अगर आप किसी भी मौलिक अधिकार में किसी तरह का चेंजेस कराना चाहते हैं, मैंने आपको बताया ही था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत फ्लेक्सिबल है, आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ने पे हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस लाना है, तो हम अपने उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें केसेस भी हैं, आप जानते ही हैं, केशव नंदा भारती केस, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिनसे पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से चेंजेस लाए गए थे। तो आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ब्रीफ में मैं नहीं बताऊंगी वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में 5 रिट निकाले जाते हैं जो इनको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। सेकेंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध लेख, फोर्थ है उत्प्रेषण, और जो फिफ्थ है वो है अधिकार पृक्ष लेख, ठीक है। एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई नो ये हिंदी में नाम थोड़े टफ हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ में आता है या इतनी टफ हिंदी नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं ये वीडियोस हिंदी में बनाती हूँ तो मैं इनके नाम भी हिंदी में ही चूज़ करती हूँ। ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़े से वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर लूँ थोड़े, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हर किसी को प्रॉपर हिंदी वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं। और हमारा संविधान जो है बहुत शुद्ध हिंदी में, बहुत ही लाइक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हर किसी के लिए उसे समझना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, हम तो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब मिक्सचर बोलते हैं, काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड बहुत सारा थोड़ा डिफरेंट जो हमारी जो भाषा है वो बिगड़ चुकी है। मैं साहित्य की क्लास नहीं शुरू करूँगी, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मीन्स अगर किसी को गलत तरह से अरेस्ट कर लिया गया है तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है, इसके बेसिस पे याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार करें। मीन्स उसको जो बेसिक कोर्ट्स होती हैं, जो फर्स्ट लेवल होता है वहाँ पे उसको ले जाना होगा ताकि कार्यवाही शुरू हो और उसको भी अपना पॉइंट रखने का अधिकार, मतलब वो मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। सेकेंड है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने पद या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। मीन्स अगर कोई भी ऐसा अधिकारी है या कोई पोजीशन पे पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई कमिश्नर है या कोई पॉलिटिशियन, कोई भी होता है, अगर अपने कार्य का सही से निर्वाह नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो इस जो रिट है इसके थ्रू उस पर एक्शन लिए जाते हैं, उसको वार्निंग्स दी जाती हैं। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। तो जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन होता है उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप अपने दायित्व का सही प्रकार से निर्वाह करें और अपने कार्य को सही तरह से करें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक निकायों को जारी करते हैं और उनको आदेश देते हैं कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मीन्स हर कोर्ट, जो छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या लोअर कोर्ट्स होते हैं, उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। तो प्रतिषेध लेख जो होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें, उनको बताया जाता है कि यह आपके जो अधिकार क्षेत्र है इससे बाहर का मैटर है, तो इसमें आप जो है अपना इंटरफेरेंस ना दिखाएं और आप इसमें इंटरफेयर ना करें, आप इसको छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। नाम थोड़ी टफ है, एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उत्प्रेषण जो है इसमें इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। मीन्स बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत टाइम से अगर पेंडिंग है तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इन केसेस पे काम क्यों नहीं हुआ है, इसको आगे फॉरवर्ड किया जाए और इसको जल्दी से ख़त्म किया जाए, ठीक है।
बिकॉज अगर पेंडिंग रहेगा और देर से न्याय मिलता है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। देर से मिला हुआ न्याय एक तरह का बहुत अन्याय ही है, वो न्याय नहीं कहलाता, वो अन्याय होता है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। मीन्स अगर कोई ऐसा काम करता है जिसको उसे उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसमें मीट नहीं करती हैं, अपनी ड्यूटीज़ के अगेंस्ट जाके कुछ काम करता है, ये उसके यह जो रिट है उसके रिगार्डिंग हमें बताता है। ठीक है, न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। मीन्स अगर किसी के राइट्स बॉन्डेड हैं, एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, उसके एक रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं, और अगर वो पुलिस कमिश्नर या इंस्पेक्टर वाले रोल्स पे काम करने लगता है तो ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि किस राइट से आप इस पे काम कर रहे हो। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देगा तब तक यह कार्य नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न है ऑब्वियसली वो उस पर काम कर सकता है, अगर वैलिड रीजन के साथ उस पर काम करना चाहता है या कर रहा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की देखरेख करने वाली एजेंसियां तथा नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि ऑब्वियस सी बात है, हमारा लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मौलिक हमारे सिटीजन्स की राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और काम करते हैं। आपको भी पता है बहुत सारी NGOs हैं या बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं, एंड हमारे संविधान में भी बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं जो नागरिकों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, स्वतंत्रता न्यायालय। ठीक है, स्वतंत्रता न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और भी कई संस्थाएं हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती हैं। पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। मीन्स जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके लिए भी एक आयोग का निर्माण किया गया है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण करता है तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास नियम। ठीक है, निगम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, यह आयोग पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऋण वगैरह या जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट और हेल्प होता है उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका नाम तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है फ्रेंड्स, आप सबने सुना होगा। महिला आयोग से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, इस तरह की बातें मीडिया में और लोगों के मुंह से भी आपको सुनने को मिलता है कि जब भी किसी लड़की या महिला से रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज होते हैं तो फेमिनिज्म का नाम, नारीवाद का नाम आप बहुत बार सुनते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए याचिकाएं स्वीकार करता है और महिलाओं की सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करता है और वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। घरेलू हिंसा या बहुत सारे सोशल फिजिकल जिस तरह के हरासमेंट्स होते हैं उन सब का अगर कोई भी कंप्लेन महिला आयोग में करता है तो महिला आयोग पूरा कोशिश करता है उसकी सपोर्ट करने की और उसको हेल्प करने की। मानवाधिकार आयोग 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह मानवों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है तथा मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मतलब अगर कोई भी इसमें कंप्लेन करता है मानवाधिकार आयोग में कि मेरे राइट्स का ह्यूमिलेशन हुआ है, मेरे राइट्स के अगेंस्ट मेरे साथ बर्ताव किया गया है, तो ये इसमें जांच करता है यह आयोग, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमने राइट्स कर लिया है, मैंने आपको राइट्स में सारे राइट्स 6 के 6 राइट्स उनको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है एंड उस पर कौन कौन से लोग काम करते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है। एंड कुछ NGOs के नाम भी मैं लेना भूल गई हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत सारे NGOs जो हैं काम करती हैं, जो गैर संवैधानिक संस्थाएँ हैं वो काम करती हैं। और बहुत सारे आपको आंदोलन भी याद होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन और चिपको आंदोलन, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो इन NGOs की कहीं ना कहीं झलक हमें दिखाते हैं और यूनिटी दिखाते हैं, किस तरह से यूनिटी के बेसिस पे मूवमेंट्स हुए हैं और वो सफल भी रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है बहुत ही लाइक सिमिलर, कहीं ना कहीं साथ साथ चलते हैं। ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी हो जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, ठीक है। सबसे पहले नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड में लागू किया गया था। मैंने बताया ही था, सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ साथ ही विकसित हुए, मतलब हमारे संविधान में ही, जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पे इसको ऐड ऑन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये बहुत ही अभिन्न अंग है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे जो डिसिप्लिनरी वे में जो रूल चलता है शासन प्रणाली का, बहुत ही अभिन्न अंग है, ठीक है। इन तत्वों का कार्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, एक वेलफेयर स्टेट की एस्टैब्लिश करना इनका मेन मोटो होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इस शामिल किए गए हैं, ठीक है। संविधान के भाग 3 और 4, 3 में तो हमने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके 3rd एंड 4th पार्ट में दोनों में मिलकर जो है इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत ऐड ऑन किए गए हैं, जो संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। बताया ही था मैंने कि अम्बेडकर जी ने बताया था कि जो संवैधानिक उपचार है वो आत्मा है, ये चेतना है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आत्मा है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान की चेतना है। इन तत्वों में संविधान का सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है, ठीक है। मीन्स जो भी हमारा सामाजिक न्याय है उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के तत्व हैं, ठीक है। मीन्स कार्यपालिका और विधायिका के कुछ डायरेक्शंस हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेलफेयर स्टेट के लिए, जिसके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है, मतलब इनके राइट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है, एक्सप्लेन करती हूँ। जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं उसमें इसी के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्शन है, तो वो 2 आर्टिकल्स मैंने नहीं इसमें ऐड ऑन किए हैं, बट मैं 38 से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। लाइन्स रीड ऑन करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिले। मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसमें सबको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं, ठीक है, एंड उनको जस्टिस मिले, ठीक है। आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 क, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की व्यवस्था इसमें है। मीन्स अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल वेजेस भी मिलने चाहिए, ठीक है। आदमी और औरत, मतलब एक लड़का और एक लड़की अगर सेम पोजीशन पे सेम काम कर रहे हैं तो उनकी जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक, सेकंड पार्ट है इसका, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन करें, ठीक है। सो जो सार्वजनिक धन है, मीन जो सोशल इनकम है उसका जो यूज़ भी है वो सोसाइटी के लिए ही होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए होना चाहिए, ठीक है। सबके हितों के लिए उसका यूज़ होना चाहिए। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है धन का समान वितरण। सो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। सो ग्राम पंचायतों के बारे में आर्टिकल 40 में बताया गया है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का
उपबंध, ठीक है। मीन्स सबको काम में जो वर्क होता है उसमें जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें उनको हेल्प मिलनी चाहिए, सिचुएशंस में उनको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है। जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, छोटे मोटे डेवलपमेंट्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसमें सपोर्ट और हेल्प मिलना, ये भी हमारे राज्य का काम है प्रोवाइड करना। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सिविल कोर्ट ऑर्डर, सिविल ऑर्डर क्रिएट करना, सिविल संहिता का निर्माण करना, यह भी राज्य का एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, ठीक है। मीन्स हर जो डिविजन्स हैं कास्ट के बेसिस पे, उन सब के हितों के लिए कार्य करना भी हमारे इस नीति निर्देशक सिद्धांत में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 47 पोषणाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। मीन्स जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथन हर चीज़ पे काम करती है, बट हेल्थ एंड डेवलपमेंट पे भी उनको काम करना होगा। जो सोशल डेवलपमेंट है या उनको जो बेसिक नीड्स हैं, इन सब के लिए भी गवर्नमेंट को काम करना होता है। आपको भी पता है, लाइक राशन कार्ड्स होते हैं, फ्री हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए काम करना एंड जो पशुपालन है, इस सेक्टर के लिए भी काम करना इनका दायित्व है। अनुच्छेद 48 क, इसमें एक एड ऑन भी बाद में किया गया है, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। आपको भी पता है कि एक टाइम ड्यूरेशन आया, एक टाइम ऐसा आया ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, इन सब के बाद किस तरह से हमारे पर्यावरण को हानि हुई थी एंड पर्यावरण को किस तरह से क्षति पहुंची थी। तो एड ऑन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हर राज्य स्तर पे सरकारें काम करेंगी और वन्य जीवों के रक्षा के लिए भी काम करेगी, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइगर्स हैं, ठीक है। तो उनके संरक्षण के लिए काम करना जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका काम है, ठीक है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा। मीन्स जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लाइक लाल किला हो गया, चार मीनार, कुतुब मीनार, ऐसी जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इन सब की रक्षा करना हर स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अनुच्छेद 50, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करती है, आपको मैंने बताया ही था। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है, वो सिर्फ हमारे संविधान के प्रति उत्तरदायी है, किसी पर्टिकुलर अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए उत्तरदायी नहीं है। आर्टिकल 51 लास्ट है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों का आपसी संबंध। फ्रेंड्स, मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझा दिया, मैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकों का संबंध, रिलेशन समझाने का ट्राई करूँगी। आई होप आपको समझ में आएगा। सामान्यतः निर्देशों को मूल अधिकारों से ऊपर रखा गया है। सेकंड, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है हमारा, जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं उन पे नज़र रखता है और उनके थ्रू इनमें संशोधन होते हैं, उनके द्वारा दिए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत परस्पर एक दूसरे के पूरक और अपूरक है। मीन्स दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट भी करते, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं, ठीक है। हर चीज़ हमेशा साथ साथ नहीं चल सकती, कई बार उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ऑब्वियसली आप और आपके फ्रेंड्स से साथ में चलते हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बीच में राइवलरी भी आ जाती है। तो काइंड ऑफ ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं, कई बार ये कंप्लीट करते हैं, कई बार एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार
घोषित करते हैं कि भारत एक उदार लोकतंत्र है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मीन्स जहां हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार ये बताते हैं कि हमारा कंट्री जो है एक लोकतंत्र है और इसमें लोकतंत्र का पालन किया जाता है एंड लोगों को फुल फ्रीडम एंड राइट्स दिए जाते हैं। वहीं इस लोकतंत्र की स्थापना में नीति निर्देशक सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो रिलेशंस हैं, एक एक्सप्लेनेशन है तो एक उस एक्सप्लेनेशन को फुलफिल करता है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया ही था, एक और अधिकार था जो निकाल दिया गया है आपको। अब वो हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं है, बट आपको उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 31 में संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। 19 में सभी नागरिकों को संपत्ति अर्जित करके रखने और उसे बेचने का अधिकार की गारंटी दी गई है, लेकिन आर्टिकल 31 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राधिकार के बगैर किसी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मीन्स कोई भी फ्री है। आर्टिकल मैंने बताया ही था कि इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट ये आता है और इसी में लेके लोगों को विवाद भी हो जाते हैं कि लोगों को राइट तो है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बट जो हमारा 31 है उसमें कहीं ना कहीं अगर सोशल वेलफेयर के लिए किसी की प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट उसको मुआवजा देके उसकी प्रॉपर्टी ले सकती है और वो मना नहीं कर सकता है अपने आर्टिकल 19 वाले राइट का यूज़ करके, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है। जिस भी किसी व्यक्ति की संपत्ति सामाजिक प्रयोजन के लिए अधिकृत की गई है तो उसे उसका मुआवजा दिया जाएगा। मीन्स अगर गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी ले रही है, उसकी आजीविका का एक साधन ले रही है, तो उसे उसके बदले मुआवजा भी देगा। ठीक है, समटाइम्स गवर्नमेंट पैसा देती है, समटाइम्स अगर किसी इंस्टीट्यूशन का निर्माण हो रहा है, कुछ बन रहा है, तो उसमें उसको जॉब्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। टोटली डिपेंड्स ऑन द सिनारियोज, ऑन द सिचुएशंस। ओके, इसके कुछ पॉइंटर्स मैं बता देती हूँ। यह बात काफ़ी साफ थी कि किसी भी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग में संपत्ति का अधिकार बाधा सिद्ध हो सकता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ही है, तो उसी के लिए कुछ संशोधन किए गए। आर्टिकल 44 में के अधिनियम में बताया गया 1978 इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो पहले तो इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया कि मौलिक अधिकार अगर ये रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोशल डेवलपमेंट के आड़े आता और कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते। मीन्स अभी आप लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और डिबेट सुन रहे हो, माइट भी अगर वो अभी तक हमारे इसका पार्ट होता तो आपको और भी बहुत तरह की डिबेट सुनने को मिलते हैं, साइंस सिचुएशंस और वर्स्ट भी हो सकती थी। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 का, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को कानून के आदेश के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सोशल वेलफेयर के लिए उसकी प्रॉपर्टी ज़रूरी है, चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तो उसको मुआवजा दिया जाएगा एंड उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकारों में कटौती भी की गई है। अब ऑब्वियसली किसी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी ना, आपको दोनों हाथ में लड्डू तो मिलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी एंड कहीं ना कहीं आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ तो हो ही जाएगी ना, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। मौलिक अधिकारों संशोधन द्वारा कुछ कटौतियां की गई हैं। केशव नंदा भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के सभी प्रावधानों जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है संशोधन किया जा सकता है। इसी केस में उन्होंने बताया था, केशव नंदा भारती जो केस था, इसमें उन्होंने बताया कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। मीन्स जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं, पार्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। मीन्स कुछ अगर राइट्स हैं तो उसके अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो वो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर न्यायाधीशों का यह मानना था कि धर्मनिरपेक्षता तथा शासन पर तांत्रिक व लोकतांत्रिक स्वरूप बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आता है, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर कोई डिसीजन आता है, कोई भी लॉ बनता है, तो कुछ लोग उसके सपोर्टर्स होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं। तो इसमें भी कुछ लोगों की अपने डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, अलग विचारधारा थी, सो जस्ट इग्नोर दैट।
नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। अब हमने बात कर ली, राइट्स की बात कर ली, अधिकार मिले हैं, ठीक है। एंड नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आपके अधिकारों अनदर पार्ट में किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी उनको उनकी ड्यूटीज़ बता दी। नागरिक हो, नागरिकता अधिकार मिल रहा है, आपका भी तो कोई कर्तव्य होगा, आपको भी तो कर्तव्यों का पालन करना है। तो अब बात करते हैं आपके कर्तव्यों की। हमेशा बेनिफिट थोड़ी ना, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो निभानी होंगी ना। सो हमारे देश के प्रति हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है, एक्सप्लेनेशन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मीन्स ये पहले से पार्ट नहीं था, ये बाद में ऐड ऑन किया गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। इसे भाग 4 में ऐड ऑन किया गया है। भाग 4 के क पार्ट में अनुच्छेद 51 क यह बताता है हमारे कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। एक्सप्लेन कर देती हूँ। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, इजीली समझ में आएगा और आपको पता चलेगा सिर्फ राइट्स लेने से काम नहीं चलता है, कुछ ड्यूटीज़ हैं बॉस, पूरा करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मीन्स हर जो नागरिक है, सिटीजन है, उसका ड्यूटी है कि वह अपने संविधान का पालन करे। मीन्स जो हमारी अभी सबकी अपनी अपनी होली बुक होती है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारा धर्म है वो भारतीयता है, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर इंडियंस। तो भारतीय धर्म की जो हमारी होली बुक है, जो हमारा जो बेसिक जो बुक है जिसको हमें पूजना चाहिए, वो है हमारा संविधान, ठीक है। तो एक नागरिक होने के नाते नागरिकता का धर्म निभाते हुए हमें संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों को मानना चाहिए, उसकी संवैधानिक संस्थाओं को भी मानना चाहिए और उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मीन्स हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमारे आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए हमें। बताने वाली चीज़ें तो ये बेसिक है नहीं है, फिर भी मैं इस पर थोड़ा फोकस करती हूँ, जोर देती हूँ, बिकॉज मेरा मानना है अधिकारों की बात करने से पहले हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं, तब अधिकार मांगते वक्त हमें शर्म नहीं आएगी, हमें फ़क्र से हम अपने अधिकार मांग सकते हैं, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, ठीक है। भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। मीन्स भारत को डिवाइड करने की कोशिश ना करें। भारत में जो एकता है, संप्रभुता है, अखंडता है, उसको बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद, कास्टिज्म, क्लास के बेसिस पे देश को खंडित मत करो, मत बांटो, लड़ाई झगड़े मत करो, एकता को बढ़ाओ। हम यूथ हैं, अगर यूथ इस तरह की चीज़ें करेगी, यूथ अगर इस तरह से डाइवर्ट होगी, तो फिर क्या फ़ायदा है हमारी एजुकेशन का, हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब पुराने लोग और बाकी लोग कर रहे हैं, करते रहे ना, हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, हम अपनी ड्यूटी पूरा करेंगे, ठीक है। देश की रक्षा, जब भी बात कंट्री के लिए आए तो हम हमेशा रेडी रहें उसको सर्व करने के लिए। जंग की स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, वहाँ पे हम हमेशा तत्पर रहें देश के लिए। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना, मीन्स सबको ब्रदरहुड का पालन करना चाहिए। सब भारतीय हैं, सब एक हैं, गाना सुना ही होगा ना, हम सब भारतीय हैं, तो हमें इस चीज़ का पालन करना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। यार छोटी सी तो ज़िंदगी है, मिलजुल के रहो ना, क्या ज़रूरत है लड़ाई करना और ये फाइट्स एंड ऑल। मिलजुल के रहो और सुखी से रहो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, खुशी बांटते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। तो हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो करें एंड उसकी रिस्पेक्ट करें। कल्चर मीन्स ये नहीं कि हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का कल्चर है और हिंदुज़म को ही फॉलो करें। भारत एक डाइवर्स कंट्री है,
अनेकताओं में एकता का देश है भारत। तो जो अखंडता है, अनेकताओं में एकता, उसको बरकरार रखते हुए सभी संस्कृतियों का पालन करना चाहिए और उसको बनाए रखना चाहिए। बिकॉज इंडिया को लोग उसके कल्चर के लिए जानते हैं। सो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि कल्चर के एंड इन सब चीज़ों के बेसिस पे लड़ाई करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम लड़ाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी घर में लड़ाई होती है तो अगल बगल वाले देख के हम मजाक ही उड़ाते हैं, खुश नहीं हो, वो ये दुखी नहीं होते, और इनके घर में लड़ाई हो गई, वो खुश होते हैं और मज़े लेते हैं। तो हमें अपने जो भी हमारे नेबर्स हैं या जो हमारे राइवल्स हैं या जो हमारे लिए गलत सोचते हैं, हमसे जलते हैं या हमारे लिए बुरी सोच रखते हैं, उनको दिखाना तो पड़ेगा ना यार कि हम एक मुट्ठी हैं और हम बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्ट आवर कल्चर, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। सो हमारे जो भी नेचर है एंड डाइवर्सिटीज़ हैं और जो भी कल्चर, जो भी चीज़ें हैं लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, इन सब की रिस्पेक्ट, इन सबको बचा के रखना है। ऐसा नहीं, अगर हम इन सबको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नेचर को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, तो आगे वाली जनरेशन्स को क्या दिखाएंगे? यही बताएंगे, अरे एक टाइम था, पहाड़ होते थे जिस पे बर्फ़ भी होती थी। स्टोरी सुनाएंगे दादी नानी की, जैसे हम डायनासोर्स की स्टोरी सुनते हैं? नहीं ना। तो हमें तो उन अच्छी स्टोरीज़ रखनी है ना, तो अच्छा कल्चर, अच्छा नेचर बचा के रखना है। तो नेचर को प्रोटेक्ट करें, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करें, वाटर वेस्ट ना करें, सेव वाटर, सेव नेचर एंड स्प्रेड दी ग्रीनरी। प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, पेड़ों को मत काटें, पेपर्स को वेस्ट मत करें, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे पेड़ों की बलि दी जाती है एक पेपर बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मीन्स एजुकेशनल वगैरह को और इन एजुकेशंस को प्रमोट करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन सब का डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस को ख़राब करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना, जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने और दीवारों पे नाम लिखने लग जाते हैं, पेड़ों पे अपने नाम लिख के चले आते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दंगा प्रदर्शन होता है, लोग क्या करते हैं, कार, सड़कें एंड हर चीज़ तोड़ फोड़ करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें इन चीज़ों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में, इनको प्रोटेक्ट करने में, और हम अगर इनको हार्म करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस हमारा ही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो पैसा है इनको रिपेयर करने में और इनकी डेवलपमेंट में खर्च होगा, ना कि हमारी अदर डेवलपमेंट्स में। तो प्रोटेक्ट करो, वेस्ट मत करो एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस की रिस्पेक्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है। सो मीन्स हमें डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए एंड पर्सनल के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज अगर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी नहीं डेवलप करेगी, तो कंट्री भी डेवलप नहीं करेगी। तो हमें सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। ओके। एंड अपने जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी लाइक हमारी जो भी स्टेप्स हैं, उनको बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। ठीक है। ऐसे स्टेप्स कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी प्रॉब्लम हो। माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां आर्टिकल है हमारा। मीन्स इसको बाद में ऐड ऑन किया गया था, ये पहले इसका पार्ट नहीं था। मैंने आपको बताया भी है पहले कि ये ऐड ऑन्स होते रहते हैं, तो ये बाद में ऐड किया गया था कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर माता पिता का यह धर्म है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आई हैव कवर्ड, मैंने कवर किया है इस पूरे चैप्टर में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, एंड इनके रिलेशंस एंड इनके एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से देने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एडवाइस हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी जो भी फीडबैक्स होंगे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें अप्रिशिएट करेंगे आगे और अच्छा करने के लिए और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वी विल रिप्लाई, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Stay at home, be safe, be happy. Thank you.